लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम लोगों को उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स वगैरह के, कि मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास दो लाइन दे रखी है। इनके डायरेक्शन रेशियोज कौन है? A1 B1 C1 और A2 B2 C2। और हम लोगों को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो A1 B1 C1 का मतलब इसकी डायरेक्शन का वेक्टर कौन है? A1I प्लस B1J प्लस C1K। और दूसरी लाइन की डायरेक्शन का वेक्टर कौन है? A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट का एंगल होता है उन दोनों के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यूनिट वेक्टर की जगह हम लोग यहाँ वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब यूनिट वेक्टर था, मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसका मॉड लगा दीजिए। तो ये आपको दे देगा क्या? cos थीटा, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इससे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या निकल के आती है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी cos थीटा के थीटा हो जाएगा 90। थीटा अगर 90 है तो आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये आपका ज़ीरो आ जाना चाहिए। दूसरा, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा या तो ज़ीरो होगा या 180 होगा। उसमें ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, तो उस केस में आ जाएगा A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अगर डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में होता तो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होता कि ये जो वेक्टर्स थे वो यूनिट वेक्टर्स हो जाते हैं। तो उस केस में cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड ये आ जाता। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आ जाती है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म जो आती है वो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 ये आ जाता। तो इससे हम लोग दो लाइंस के बीच का क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल कितना आएगा, ये हम लोग यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन जो होगा मतलब वो ऐसे पॉइंट का लोकस होगा, जैसे ध्यान रखिएगा कि टू डायमेंशन में जो काम स्ट्रेट लाइन करती है वो काम थ्री डायमेंशन में कौन करेगा? प्लेन करेगा। ठीक है, तो प्लेन जो होता है वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो उसके क्या होगा, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक आप बोल सकते हो कि एक अगर वेक्टर ऐसा होना चाहिए एन वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक प्लेन। अब प्लेन का डायरेक्शन कैसे कि वो हमेशा लेट से ये एन वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट से पास करता है। पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। एक पॉइंट ए से पास करने वाला और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर आपका एक ही प्लेन होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर कोप्लानर हैं, तो n vectors will be coplanar if there exists a vector r vector which is perpendicular to all of them. अगर r vector dot a vector is equals to r vector dot b vector equals to r vector dot c vector equals to 0 आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a vector, b vector, c vector are coplanar। ठीक है, तो अब मुझे अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे कैसे पॉइंट की, अगर कोई पॉइंट इस प्लेन में घूमेगा, इफ ए पॉइंट मूव्स इन दिस प्लेन देन व्हाट विल हैपन। देखिए, प्लेन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहाँ से वो पास करेगा और
हमें चाहिए एक वेक्टर जिसके वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आर वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा तो देख रहे हो कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा इस प्लेन में लाई करेगा, और इस प्लेन में लाई करेगा तो एन वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इफ आर वेक्टर lies in the plane, then r vector minus a vector will be perpendicular to n vector। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब आप इसको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बोल सकते हैं, जो अपने आप में एक स्केलर होगा। तो जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आएगी वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और ये स्केलर होगा तो इक्वल्स टू डी। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल्स टू 4, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। और इससे आपको ये इतना डाटा आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा 2i माइनस जे प्लस 2k। मतलब प्लेन की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन की वे डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बेसिकली जो उसका नॉर्मल वेक्टर होता है वो डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड मी द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन बताइए जो 3i प्लस 2j प्लस k से पास करता हो। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर जो हो वो i माइनस 2j माइनस 2k है। तो ऐसे वेक्टर की इक्वेशन चाहिए तो देखो क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहाँ से पास कर रही है, पास कर रहा है यहाँ से 3i प्लस 2j प्लस k से। और ये नॉर्मल वेक्टर कौन हो गया, i माइनस 2j माइनस 2k। तो अगर आप इससे डॉट लोगे तो r डॉट i माइनस 2j माइनस 2k, इसका डॉट लोगे तो 3 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट आई माइनस 2j माइनस 2k, ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट जहाँ से वो पास करे और एक वेक्टर जो उसके क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ यही है कि हर बार घुमा फिरा के हम निकालेंगे क्या, एन वेक्टर और एक पॉइंट। अब एन वेक्टर निकालने के तरीके हम लोग आगे क्रॉस प्रोडक्ट में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है।